आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। रूसी फौज का यूक्रेनी मिलिट्री एयरफील्ड्स पर बड़ा हमला, भारी नुकसान का किया दावा। सूडान में बेघर लोग अपने घरों को लौटने लगे। आरएसएफ को हराकर कुछ इलाकों पर सूडानी आर्मी ने जमाया कंट्रोल। सीरिया के सदर अल शरा बोले, हम बढ़ा रहे अपने फौजियों की तादाद। उधर इजराइल ने फिर की सीरिया लेबनान सरहद पर बमबारी। हमास के लीडर ने दिया बयान, इजराइल करना चाह रहा सीजफायर को नाकाम। अगर दूसरा फेज नहीं हुआ शुरू तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। और ईरान की मिसाइल ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर जल्द होगी अनवील। आजादपुर इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज है 10 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। रूसी फौज ने यूक्रेनी मिलिट्री एयरफील्ड्स पर बड़े हमले किए हैं और भारी नुकसान का दावा किया है। कहा गया है रूस की तरफ से कि 525 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए हैं और 3 बख्तरबंद गाड़ियां रूसी अटैक्स में तबाह हुई हैं। यूक्रेन की रूस की बैटल ग्रुप सेंटर ने अपनी जिम्मेदारी वाले इलाकों में बड़ा हमला किया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 142 अलग अलग इलाकों में यूक्रेनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफील्ड्स और हथियारों के ज़ख़ीरों को निशाना बनाया गया है। रूस की तरफ से ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी से यूक्रेनी फौज पर भारी हमले किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच अब ये जंग और ज़्यादा तेज़ हो रही है और रूस ने अपनी मिलिट्री स्ट्राइक को और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। गजा और वेस्ट बैंक की बात बाद में होगी, कुछ खबरें पीछे रह जाती हैं, इसलिए आज वो पहले हैं। सूडान में बेघर लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, उनके चेहरों पर खुशी है। सूडान के अल जजीरा स्टेट और बहरी शहर में बेघर हुए सैकड़ों लोग वापस लौट रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां हाल ही में सूडान की ऑफिशियल आर्मी ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ से दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। अल जजीरा सूबे की राजधानी है, दारुल हुकूमत है वाद मदनी, और बाहरी सिटी एक अलग शहर है। उसके कई मोहल्लों में लोग अपने घर लौट रहे हैं, दोनों ही जगह। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सरकारी और आवामी लेवल पर लोगों की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्हें मुफ्त ट्रांसपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन बिजली की कमी और पानी की किल्लत जैसे मसले अभी भी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बने हुए हैं। सूडान से ताल्लुक़ रखती एक और खबर है। सूडान की जंग खत्म होने के करीब है, ये सूडानी वजीर ख़ारजा ने कहा है। सूडान के वजीर ख़ारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि मुल्क में जारी जंग अब ख़त्म होने के करीब है। ये बयान खार्तूम में सूडानी आर्मी की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आरएसएफ पर बढ़ती फतह के बाद आया है। अली यूसुफ ने सफ़ीरों यानी कि जो एम्बेसडर्स थे और आलमी तंजीमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, इन सब के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान कहा कि हम इसरार करते हैं कि अगर आरएसएफ से कोई भी बातचीत होगी तो वो सिर्फ जद्दा डिक्लेरेशन की बुनियाद पर होगी। जद्दा डिक्लेरेशन के तहत दोनों फरीक इंटरनेशनली इंसानी हुकूक के कानूनों को मानने और आम लोगों के लिए इमदादी कामों की राह आसान करने के पाबंद हैं। आरएसएफ एक तरीके से सूडान में एक बगावती गुट है, एक बागियों का गुट है, और वही सूडान की आर्मी और सूडान के आम लोगों पर हमले कर रहा था और अब उसकी हार हो रही है, ये सूडान की आर्मी ने कहा है। और उनका कुछ इलाकों पर कंट्रोल कर लेना ये बताता है कि आरएसएफ वाकई खदेड़ी जा रही है। अब ज़रा ये जान लीजिए कि सूडान में अप्रैल 2023 से जारी इस जंग में अब तक क्या क्या हुआ है। लगभग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 1 करोड़ 40 लाख यानी कि 14 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही बताती हैं। उनके मुताबिक असली मौत की तादाद 1,30,000 तक हो सकती है, 20,000 नहीं, 1,30,000 से ज़्यादा या उस तक हो सकती है। यूएन और दूसरी आलमी ताकतें इस जंग को रोकने के लिए दबाव डाल रही हैं, क्योंकि सूडान में भुखमरी और इंसानी बहरान गहराते जा रहे हैं। सूडान के 18 में से 13 सूबे इस जंग की आग में चल रहे हैं। अब बात सीरिया की और सीरिया के नए सदर की। सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शरा ने पीर के रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म होने और उसकी फ़ौज के टूटने के बाद हज़ारों लोग अपनी मर्ज़ी से नई सीरियाई फ़ौज यानी सीरियन आर्मी में शामिल हो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से। अहमद अल शरा ने कहा कि मैंने सीरिया में जबरी भर्ती यानी कि मैंडेटरी कॉन्स्क्रिप्शन का कानून नहीं लगाया, बल्कि मैंने लोगों को अपनी मर्जी से फौज में शामिल होने का मौका दिया और आज हजारों लोग हमारी नई सीरियाई फौज का अपनी ही मर्जी से हिस्सा बन रहे हैं।
बात सीरिया की हुई तो इजरायली एयर स्ट्राइक की भी बात कर लेनी चाहिए। सीरिया लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह की हथियार तस्करी टनल को निशाना बनाने का दावा इजरायली फौज की तरफ से किया गया है। इजरायली मीडिया का इस सिलसिले में एक बयान आया है। कहा गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से हथियारों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टनल पर हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। इजरायली एयरक्राफ्ट ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अंडरग्राउंड टनल को टारगेट किया है, यह आईडीएफ ने कहा। ये टनल सीरियाई इलाके से लेबनानी इलाके तक फैली हुई थी, यानी सरहदें जमीन के ऊपर थी। टनल उन सरहदों को चीरती हुई इधर से उधर जाती थी और कहा जाता है इससे हथियार जाते थे। जाहिर सी बात है, सीरिया से ही हिजबुल्लाह तक हथियार आते ही थे या आते हैं। एक दिन पहले हमास के हथियार डिपो पर भी इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया था, ये भी सीरिया में मौजूद था। इसराइल का कहना है कि सीरिया से लेबनान जाने वाली हथियार सप्लाई चेन को खत्म करने के लिए ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। बात ईरान की नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खबर सामने आई है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज रखती है और जल्द ही अनवील की जाएगी। ये मिसाइल ईरान की ताकत में और ज्यादा इजाफा करेगी। आईआरजीसी नेवी के कमांडर ने कहा कि ईरान जल्द ही एक मकामी तौर पर यानी लोकल तौर पर बनाई गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पेश करेगा, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर यानी कि 1242 मील होगी। ये नया असलहा ईरान की समुद्री दिफाई ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा। नई मिसाइल अगले फारसी कैलेंडर ईयर में पेश की जाएगी, जो 20 मार्च से शुरू होगा। ये पर्शियन एयर रियर एडमिरल अली रजा तांगसेरी ने बताया कि इस नई टेक्नोलॉजी से ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज में जबरदस्त इजाफा होगा। अली रजा तांगसेरी ने कहा कि अब हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं जिन्हें ईरान के अंदरूनी हिस्सों से दागा जा सकता है, जिससे समुद्री किनारे से लॉन्च करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। पहले समुद्र के किनारे से लॉन्च किया जाता था क्योंकि वहाँ सरहद ख़त्म हो रही होती थी, तो ये माना जाता है कि बिल्कुल आखिरी एंड से छोड़ो तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाकर ही तो निशाना लगाएगी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा रेंज बढ़ गई है ईरानी मिसाइलों की कि ईरान के अंदर से भी छोड़ दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इन नई सलाहियतों के साथ हम ओमान सी में मौजूद निशानों को सीधा नॉर्थ फारस खाड़ी से टारगेट कर सकते हैं, नॉर्थ पर्शियन गल्फ से। ओमान में बहुत से जहाज दुश्मनों के खड़े होते हैं, ओमान के सी में, समंदर में। खैर, अब बात गजा की। गजा में बच्चों, औरतों और बेगुनाहों को बड़े ही बेखौफ तरीके से कत्ल करने वाले इस्राएली फौजी अब खुद खौफ के साए में जी रहे हैं और उनको महफूज रखने के लिए उनकी हुकूमत और ऑर्गेनाइजेशंस नए पैतरे चल रही हैं। इस्राएली सोल्जर्स पर इंटरनेशनल लीगल एक्शन का खतरा है, इसीलिए अब उन्हें या उनके ट्रैवल इंश्योरेंस में लीगल कंसल्टेशन जोड़ दिया गया है। ये फॉरेन ट्रिप पर जाने वाले इस्राएली फौजियों के लिए एक एहतियाती कदम है। ये लोग पिकनिक बनाने जाते थे गजा में जंग लड़ने के बाद, कत्ल गारत के बाद, लिहाजा अब इनकी गिरफ्तारी के जो इक़दाम हैं वो तेज़ी से उठाए जा रहे हैं। गजा में जेनोसाइडल वॉर में शामिल इस्राएली सोल्जर्स पर इंटरनेशनल लीगल प्रोसिक्यूशन का असर होने लगा है। एक इस्राएली इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रैवल इंश्योरेंस पैकेज में बाकायदा लीगल कंसल्टेशन भी शामिल कर दिया, यानी कि हम वकील भी आपको मुहैया कराएंगे। अगर तुम कहीं पकड़ गए, लाल कर दिए गए तो घबराना मत, हम आएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गजा ऑपरेशन के दौरान अपलोड की गई फोटोज और वीडियोस के चलते इस्राएली फौजियों के इंटरनेशनल अरेस्ट का खतरा बढ़ गया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जैसे कि हिंद रजब फाउंडेशन ने ब्राज़ील, इटली और स्वीडन में लीगल एक्शन की पहल भी की है। इस्राएली आर्मी ने किसी दूसरे मुल्क के सफर पर जाने वाले अपने फौजियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने का ऑर्डर दिया है। उन्हीं अकाउंट्स में पर वो मर्द बनते थे, मर्दानगी दिखाते थे, मगर वो अब मिमिया रहे हैं कि कहीं पकड़ ना लिए जाएं और कोई सुझाकर सुर्ख ना कर दे। इस्राएली आर्मी के लिए ये एक नया चैलेंज बन चुका है, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले सोल्जर्स बेहद डरे हुए हैं। इस्राएली सोल्जर्स डरे हुए हैं। इस्राएली सोल्जर्स आर स्केयर्ड। इस्राएली सोल्जर्स खौफजदा हैं। बार बार कहूँगा। अब बात हमास की। फिलिस्तीनी मूवमेंट हमास का मानना है कि इसराइल जानबूझकर जंगबंदी मुआहदे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात एक सीनियर फ़लस्तीनी ऑफिशियल ने अल मायदीन
वेब साइट को, अखबार को, मीडिया हाउस को पीर के रोज बताए। हमास के ऑफिशियल ने कहा कि इसराइली बयानात जो डील के दूसरे फेज से मुताल्लिक हैं, ये साबित करते हैं कि इसराइल एक परमानेंट जंगबंदी पर कायम रहने के लिए संजीदा नहीं है। इसके अलावा ऑफिशियल के मुताबिक हमास का मानना है कि इसराइल अपनी पॉलिसी और आइंदा इक़दामात को जायज़ ठहराने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेपरवाह फैसलों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। हमास ने वाज़ेह किया कि अगर इसराइल ने इस मुआहदे के दूसरे फेज की पाबंदी नहीं की तो उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जी, लिखा है भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दुनिया भर की खबरों में मिस्र की भी एक खबर है। मिस्र के वजीर खारजा का एक बयान आया है। उन्होंने कहा, गजा में फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत के खिलाफ पूरा अरब वर्ल्ड एक साथ है, इत्तेहाद बन गया है। मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल अत्ती ने अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन से मुलाकात में कहा कि फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन से कहीं और नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अरब ममालिक का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती हिजरत नामंजूर है और नाकाबिले बर्दाश्त है। अब्दुल अत्ती का बयान भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के लिए सियासी फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी है। दरअसल ये अमेरिका और इसराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है दोस्तों, और अरब ममालिक की मुत्तहिदा पॉलिसी इसराइल के प्लान को मुश्किलात में डाल सकती है। मिस्र की खबर आपको सुनाई, जिनको बहुत से लोग लानत भेजते हैं। दूसरी लानत वाली कंट्री वो कहते हैं तुर्की है, उसकी भी खबर सुन लीजिए। मेरे लिए तो सारी कंट्री खबर है, सब बराबर है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत को गजा की तबाही का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि इसका माली नुकसान 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। एर्दोगान ने मलेशिया तुर्की स्ट्रेटेजिक टाउन कॉन्फ्रेंस में मलेशियाई वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में कहा कि इजरायली इंतज़ामिया को पहले उस तबाही का हिसाब देना चाहिए जो उसने मचाई है, और फिर गजा की दोबारा तामीर का अमल शुरू होना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नेतन्याहू को गजा के लोगों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के बजाय 100 अरब डॉलर के नुकसान की भरपाई के लिए कोई जरिया ढूंढना चाहिए, जुगाड़ करना चाहिए, चुकाना तो पड़ेगा। एर्दोगान ने मुतालबा किया कि इसराइली रियासत और गैर कानूनी आबादकारों, जिन्हें हम सेटलर्स कहते हैं, उनके जरिए कब्जा की गई फ़लस्तीनी ज़मीनें, मकान और कारोबार असल मालिकों को वापस किए जाएं, यानी कि फ़लस्तीनियों को। अब बात वेस्ट बैंक की। इसराइली आर्मी ने वेस्ट बैंक में फायरिंग के ऑर्डर बढ़ा दिए हैं। फ़लस्तीनी शहरियों की मौत के सिलसिले में इजाफा हो गया है। इसराइली मीडिया का दावा है कि गजा जंग के दौरान इस्तेमाल की गई पॉलिसी अब IDF वेस्ट बैंक में भी लागू कर चुकी है। हारेट्स के मुताबिक सेंट्रल कमांड, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, हारेट्स इजरायली अखबार, उसके मुताबिक सेंट्रल कमांडर अवी ब्लॉट ने फौजियों को गोली चलाने के लिए खुली छूट दे दी है। बगैर हथियार वाले फ़लस्तीनियों पर भी निशाना लगा रहे हैं इजरायली फौजी, चाहे वो सस्पेक्ट हो चाहे ना हो। फ़लस्तीनी हलकों में इस बात को लेकर गहरी फिक्र समा गई है, मसाइल और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस पॉलिसी के बाद वेस्ट बैंक में बेकसूर लोगों की मौतों का सिलसिला जारी रहने का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल दुनिया भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद ये करते हैं ईमानदारी से आपके सामने तमाम खबरें रखी, आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। खबरों के खादिम आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए।